Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So before starting our class, I would like to request you कि आप एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. As you can see, I have translated the entire article in Hindi as well. उसके साथ साथ हम वोकेबलरी भी करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग इस पेज के राइट हैंड साइड पे रख दिया है ताकि आप जब भी पढ़ो और इसे अच्छे से समझ सको. ठीक है. उसके साथ ही मैंने आर्टिकल हिंदी में भी आपका ट्रांसलेट करके रखा है. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग इन इंग्लिश, आप यहाँ से हिंदी में भी पढ़ के उसे अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द 2 स्लाइड्स जहाँ पे आपका हिंदी का आर्टिकल भी है. एट द एंड हम आर्टिकल का टोन भी डिस्कस करेंगे. ऐसे टॉपिक भी दूंगा मैं आपको. फिर आपका वोकेबलरी टेस्ट भी होगा. सो इन ओवर एंड ऑल आपका ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा. ठीक है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. सो बने रहिएगा एंड तक इस सेशन पे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो टाइटल है अ फ्रेजाइल मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम इज़ जो कि एक शिफ्ट हुआ है, एक चेंज हुआ है. और फ्रेजाइल मतलब बहुत ही वीक. ये जो चेंज आया है ना, ये बहुत ही वीक है. ठीक है. या फिर मोमेंटम को हम एक तरीके से रफ्तार भी कह सकते हैं, एक स्पीड भी कह सकते हैं. तो नाजुक रफ्तार ऑथर कह रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे. ये पूरा का पूरा इकोनॉमी वाला आर्टिकल है. पूरे इकोनॉमिक टर्म्स हैं यहाँ पे. मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है. देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आए. मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है, जैसे कि देख सकते हैं आप आगे के स्लाइड्स पे. ओके. सो बने रहिएगा आप सेशन पे. ठीक है. भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास दर ऑन द इंडियाज़ इकोनॉमी एंड इंडियाज़ ग्रोथ. ठीक है. ओके. तो इंडिया की ग्रोथ जो है और इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ हुई है ना, वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है. ठीक है. मतलब कभी भी हम फिर से डाउनफॉल की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है. मतलब हमारी कभी भी इकोनॉमी गिर सकती है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन्स इन जनवरी रिमेन अनइवन. अनइवन मतलब कभी बहुत ही ज़्यादा था, कभी बहुत ही कम हो गया. मैं एकदम से स्थिर नहीं था, अस्थिर था, असमान था. एंड मे नॉट सस्टेन. सस्टेन करने का मतलब लंबे समय तक बने रहना. और ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन्स मतलब जो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है ना इंडस्ट्री के आउटपुट में. आउटपुट मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन किया. तो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है ना, जो जनवरी में थी, एक तो वो अनइवन थी. कभी बहुत एकदम से बढ़ गई, कभी थोड़ी सी बढ़ गई. ये असमान तरीके से बढ़ी है और बहुत लंबे समय तक शायद ये ना टिक पाए. ठीक है. ओके. ऑन द फेस ऑफ इट, 5.2% uptick in India's index of industrial production this January is a good new year tiding for a metric that had seen 2 months of contraction in the previous 5 months. ठीक है. तो अब इसे एक एक वर्ड से हम समझते हैं. तो देखो क्या हुआ है. क्वार्टर इस साल इस साल का जो हमने स्टार्ट हुआ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का, ये हमारा लास्ट क्वार्टर है. ठीक है. जनवरी टू मार्च से हमारा ये लास्ट क्वार्टर है. तो इसमें क्या देखा गया, एक बढ़ोतरी देखी गई. 5.2% का अपटिक देखा गया. अपटिक का मतलब होता है अ स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड. ठीक है. मतलब एक स्लाइट सी 5.2% सी एक बढ़ोतरी दिखी, छोटी सी बढ़ोतरी थी. किसमें? इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP. अब आपका IIP क्या है? द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज़ IIP, इज़ एन इंडेक्स. ये एक इंडेक्स है दैट इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो ये एक इंडेक्स है जो कि हमें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें इंडस्ट्रीज़ ने कितना परफॉर्म किया है, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, वो दिखाता है. और इसी इंडेक्स के अनुसार एक 5.2% की बढ़ोतरी दिखी है इस क्वार्टर में. दैट इज़ जनवरी टू मार्च के इस क्वार्टर में शुरुआती दिनों में हमें बढ़ोतरी दिखी थी. ठीक है. इस जनवरी में हमें दिखी थी. ठीक है. इन द प्रीवियस 5 मंथ्स. और अगर हम इसका पिछले मंथ से कंपेयर करें, मतलब पिछले 5 महीनों से हम कंपेयर करें ना, तो हमें जनवरी में बढ़ोतरी दिखी थी. मतलब पिछले 5 महीने तो कम ही था, इस महीने थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी. अपटिक मतलब एक स्लाइट इंक्रीज सा दिखा हमें. ठीक है.
विथ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। अब आपका ग्रॉस वैल्यू और हाँ, और एक बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी आईआईपी। अब ये आईआईपी कौन पब्लिश करता है? इज़ पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एवरी मंथ, हर महीने ये पब्लिश करता है सीएसओ आपका। और ये क्या है? इट इज़ कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ द जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रीज़ ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया, कितना उनका प्रोडक्शन रहा, कितना उन्होंने सेल्स किया, कितना उनका डिमांड को मीट करने की कैपेसिटी, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस हमें ये इंडेक्स दिखाता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। ओके, अब आपका जीवीए पे हम आते हैं। विद द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। अब आपका जीवीए क्या होता है? इज़ द मेजर, ये एक मेजर है, ठीक है, ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड, द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट इज़ टेकन इनटू अकाउंट। मतलब ये भी एक मेजर है जिससे हमें पता चलता है कि टोटल गुड्स और सर्विस एक एरिया, रीजन या कंट्री में एक एक वक्त पे या फिर एक जो हम टाइम पीरियड लेते हैं उस पर कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, वो हमें दिखाता है ये जीवीए। तो इसके अनुसार, जीवीए के अनुसार हमारी इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो श्रिंक किया है हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, इन शॉर्ट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, वो उनका प्रोडक्शन जो है ना, वो उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब उनका वैल्यू, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या दिखाता है? कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है। तो क्या श्रिंक हुआ है? इंडस्ट्रीज़ का जीवीए श्रिंक हो गया है। जीवीए श्रिंक करने का मतलब है उन्होंने टोटल गुड्स और सर्विस कम प्रोड्यूस किए हैं। जीवीए मतलब क्या? गुड्स और सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ है वो दिखाना। अब जीवीए कम हुआ है मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट कम हुआ है? 3.6% से कम हुआ है इन द जुलाई टू सितंबर, एंड जुलाई टू सितंबर में 3.6% कम हुआ, एंड 1.1% इन दैट ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, सो अक्टूबर से लेके दिसंबर में 1.1% कम हुआ है, और जुलाई से लेके सितंबर तक 3.6% से कम हुआ है। ठीक है, 2022 के क्वार्टर्स हैं ये। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखो 3 महीने का क्वार्टर होता है। जुलाई सितंबर ये एक क्वार्टर होता है, जनवरी टू मार्च ये आपका क्वार्टर होता है, फिर अप्रैल मई जून ये आपका एक क्वार्टर होता है। ठीक है, सो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल टू जून, ठीक है, फिर जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, फिर जनवरी टू मार्च, ये आपके एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। ओके, वन वुड होप दैट फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, अभी मैंने आपको सारे क्वार्टर्स लिख के बताए। फाइनल क्वार्टर मतलब आखिरी क्वार्टर, इस साल का फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर कौन सा? जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर। बक्स दिस ट्रेंड। अब बक्स दिस ट्रेंड का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका मीनिंग देखो, यहीं पे मैंने सारा का सारा सब कुछ मेंशन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बक दिस ट्रेंड का मतलब होता है टू बी ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट अ सिचुएशन इज डेवलपिंग जनरली। मतलब अब की जो स्थिति है उससे पूरी की पूरी विपरीत, पूरा का पूरा डिफरेंट इज बक दिस ट्रेंड। ठीक है, ये एक इडियम है आपका, स्पेशली इन कनेक्शन विद द फाइनेंशियल मैटर्स। मतलब अब की जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो पूरी की पूरी विपरीत होगी जिस पीरियड को हम रेफर करके कह रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि हमने पिछले क्वार्टर्स में देखा कि इतना परसेंट श्रिंक हुआ जुलाई सितंबर में, ये इतना परसेंट श्रिंक हो गया अक्टूबर टू दिसंबर में, पर अब ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल क्वार्टर का, इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर होगा, दैट इज़ जनवरी से लेकर मार्च का जो पीरियड होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। बक दिस ट्रेंड मतलब ये जो पहले गिरावट सी चल रही थी ना, अब गिरावट नहीं दिखेगी। ऐसा हम होप कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें बढ़ोतरी दिखे। ठीक है, तो देखो सिचुएशन विपरीत हो गई ना, इन महीनों में घट रही थी, अब बक दिस ट्रेंड हमने बोल दिया, तो हमारा मतलब है कि इस आने वाले महीने में, मतलब इस क्वार्टर में, जनवरी से लेकर मार्च तक हमें कुछ ना कुछ शायद ग्रोथ दिख जाए। ठीक है, टू दैट एंड जनवरीज फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स ऑफर मॉडरेट ऑल्दो नॉट नेसेसरीली एडिक्वेट एनकरेजमेंट। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अगर हम कहते हैं तो, अगर जब हमने जनवरी का फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स देखा, मतलब जनवरी में टोटल आउटपुट कितना रहा, फैक्ट्रीज़ ने कितना प्रोडक्शन किया, तो
हमें उससे ये पता चलता है कि वो मॉडरेट ही रहा, मतलब ठीक ठाक सा रहा, ऑल्दो नॉट नेसेसरीली एडिक्वेट, जितना हमने सोचा था उतना नहीं था। एडिक्वेट मतलब सफिशेंट, उतना सफिशेंट नहीं था हमने जितना सोचा था, और उतना इनकरेजमेंट भी नहीं था, मतलब प्रोत्साहन देने वाला भी नहीं था कि उतना, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई है उसका मतलब क्या है, देखो जब डिमांड होगी गुड्स की तभी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उतने ज़्यादा गुड्स की डिमांड नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो लोग ही जब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज़ में सामान ही नहीं बन रहा है, जब सामान ही नहीं बन रहा है तो सामान को बेचेंगे क्या, कुछ बन ही नहीं रहा है तो बेचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हुई पड़ी है, ऐसा कह रहे हैं ऑथर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है, जनवरी से लेके मार्च के महीनों में इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं है जितना हमने सोचा था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर वन द राइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इंस्पिट 2.6% ग्रोथ एवरेज इन द प्रीवियस क्वार्टर। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की ग्रोथ का एवरेज निकालें तो 2.6% की ग्रोथ रही। और वो ग्रोथ कैसी थी, देखो ये इंस्पिट ना ग्रोथ के लिए लगा है, तो ये इंस्पिड का मतलब क्या होता है, लैकिंग फेवर और वीक और टेस्टलेस, वीक सी ग्रोथ रही। ठीक है, मतलब फीकी फीकी सी ग्रोथ रही। ऑथर का मतलब है बहुत ही ना के बराबर सी ग्रोथ थी, जो कि 2.6% थी जब हमने एवरेज की। एंड मार्क्स अ 4.7 इंप्रूवमेंट फ्रॉम द आउटपुट लेवल्स इन द दिसंबर 2022। और दिसंबर 2022 में हम देखें तो 2.6 से डबल होके वो 4.7% पे आ गई। ठीक है, ओके, डबल डिजिट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो अब तक ना मिक्सअप सा चल रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि इन क्वार्टर्स में गिरावट आई, अब इस क्वार्टर में हमें दिखा रहे हैं, इस पैराग्राफ में हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, फिर से हमें दिखाएंगे कि कहाँ डाउनवर्ड हुआ है। तो वो हम सब मतलब एकदम से मिक्सचर्ड है। ठीक है, और इस मिक्सचर को क्या कहते हैं वो अब मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, ओके, डबल डिजिट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपिटल गुड्स लिफ्टेड द आईआईपी। तो डबल डिजिट मतलब 9% से अधिक। ठीक है, 9 तक आपकी सिंगल डिजिट ग्रोथ रहती है, 9 के बाद 10 आ जाता है, तो फिर इसके आगे जो भी ये इससे लेकर और इससे आगे तक जो भी नंबर्स होते हैं अप टू 99, ये आपकी डबल डिजिट ग्रोथ कहलाती हैं। ठीक है, तो इस रेंज में आपकी ग्रोथ थी। और इस ग्रोथ ने ना कैपिटल गुड्स में ग्रोथ आई। कैपिटल गुड्स अब आपके कौन से होते हैं, गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स। तो जो भी गुड्स आपका कोई दूसरी वस्तु को बनाने में यूज़ होते हैं वो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, रादर देन बीइंग बॉट बाय द कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स परचेज नहीं करते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर्स ही परचेज करते हैं ताकि वो और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, आपका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल होगा कॉटन। ठीक है, कॉटन को परचेज करते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर उससे आपका कपड़ा बन जाता है, बाकी और चीज़ें बन जाती हैं। सो कॉटन कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कैपिटल गुड। ठीक है, तो इस गुड्स में ना एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। ठीक है, जिसने आईआईपी के इंडेक्स को बढ़ा दिया है, मतलब जिसके वजह से हमें आईआईपी में ग्रोथ दिखी है। एडेड बाय 9.6% राइज इन प्राइमरी गुड्स। ठीक है, एडेड मतलब हेल्प और सपोर्ट, और क्या हमें सपोर्ट करने लायक चीज़ दिखी 9.6%। उसके साथ साथ ये तो ग्रोथ थी ही, कैपिटल गुड्स में तो ग्रोथ थी ही, उसको फेवर करते हुए और हमने क्या देखा, 9.6% की राइज देखी। राइज मतलब बढ़ोतरी देखी प्राइमरी गुड्स के ग्रोथ में, उस प्राइमरी गुड्स के प्रोडक्शन के ग्रोथ में। एंड एन 8% ऑड राइज इन माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, अ 3-month लो फॉर द बोथ। ठीक है, ठीक है, सो इसी बात आपको क्लियर हो गई। ओके, मैन्युफैक्चरिंग रोज 3.7%, विच इज़ स्लाइटली बेटर दैन डिसम्बर्स। मैन्युफैक्चरिंग जो थी ना ओवरऑल, अगर हम कंपेयर करें सारे के सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, तो वो बढ़ गई। रोज़ मतलब बढ़ना, तो वो बढ़ गई 3.7% से बढ़ गई, विच इज़ स्लाइटली, जो कि थोड़ी बहुत बेहतर है दिसंबर महीने से, जो कि 3.1% थी। तो दिसंबर के महीने में ग्रोथ 3.1% थी मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उनका प्रोडक्शन या फिर उनका ग्रोथ 3.1% था, और वो आगे के क्वार्टर्स में मतलब आगे के महीनों में 3.7 रहा, जो कि थोड़ा ही अच्छा है। ठीक है, बट 10 आउट ऑफ, चलो इस सेक्टर्स में तो हमने ग्रोथ देखी, मैन्युफैक्चरिंग में तो हमने ग्रोथ देखी, पर 10 आउट ऑफ 23 मतलब 23 में से 10 जो सब सेक्टर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है कॉन्ट्रैक्शन। 10 सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट दिखी। ठीक है,
इन आउटपुट किस में गिरावट देखी? आउटपुट में, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं ना वो 10% कम प्रोडक्शन हुआ 10 सेक्टर्स में, एंड 5 दोज स्लिप्ड मोर दैन 10%, और उसमें से हमने 5 की तो 5 सेक्टर्स की तो ग्रोथ 10% से भी कम रही। ठीक है, पहले तो 23 में से 10 सेक्टर्स ने गिरावट दर्ज की, और उसमें से 5 सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें से 10% गिरावट दिखी गई। ठीक है, बाकी के सेक्टर्स में शायद कम होगी, पर 5 सेक्टर्स में तो 10% से गिरावट आ गई। ठीक है, उनके प्रोडक्शन में 10% की गिरावट आ गई। ठीक है, फ्रॉम जनवरी 2022 लेवल्स। ठीक है, जनवरी 2020 लेवल्स को अगर हम कंपेयर करें तो 10% की गिरावट देखी गई। ठीक है, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज पार्ड का मतलब होता है रेड्यूस इन साइज, reduce something in size, extent और quantity in a number of small successive stages। तो थोड़ा थोड़ा करके ना टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी ना उनकी भी प्रोडक्शन गिरती गई बाय ओवर 11%। तो 11% से उनका भी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन भी गिर गया। ठीक है, वुड प्रोडक्ट्स मतलब जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स थे, मतलब पूरी की पूरी जो लकड़ी की इंडस्ट्री, इन शॉर्ट फर्नीचर वगैरह की बात हुई, वो भी गिर गया। वो सेक्टर उनका भी प्रोडक्शन गिर गया बाय 12.6%, उनकी भी 12.6% प्रोडक्शन कम रही। वेयरिंग अपीयरल्स मतलब अपीयरल का मतलब होता है कपड़े, उसमें भी यूनिट्स, उसमें भी स्लैश देखा गया। स्लैश मतलब रिड्यूस कर देना एकदम से, ग्रेटली। तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई अपीयरल सेक्टर में। तो कितनी गिरावट देखी गई? 22.3% की गिरावट देखी गई। ठीक है, मतलब पहले समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्शन की गिरावट मतलब पहले एक्स थी, अब 22.3% कम हो गई, मतलब एक्स माइनस 23% की गिरावट आ गई। ठीक है, अब ये हो के वाई हो गया। ठीक है, मतलब ये इसका ये माइनस करके जो आएगा ना ये आपका वाई आएगा, तो इतना प्रतिशत कम हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो वो भी कम हो गया 29.6% से। ठीक है, तो अभी हमने पूरी की पूरी गिरावट देखी कि टेक्सटाइल्स में इतनी गिरावट हो गई, वुड प्रोडक्ट्स में इतना गिर गया, और अपैरल्स में इतना गिरावट, और कंप्यूटर सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी गिरावट। ठीक है, एज मैनी एज 7 सेक्टर्स हैव क्लॉक्ड, क्लॉक का मतलब होता है रजिस्टर करना। 7 सेक्टर्स ने तो रजिस्टर किया है कि उनके आउटपुट में डिक्लाइन आया है ओवर द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ 2022 टू 2023। अगर हम 2022 और 2023 के शुरुआती 10 महीनों की अगर हम बात करें तो 7 सेक्टर्स ने कहा है कि हमारे शुरुआती 10 महीनों में तो हमने पूरी की पूरी गिरावट ही देखी है। मतलब पूरे के पूरे 10 महीने हमारी प्रोडक्शन कम ही रही है। मतलब उन्होंने पूरे के पूरे 10 महीने उनका बिज़नेस उतना नहीं रहा। तो भाई उन्होंने बिज़नेस नहीं किया तो ऑफकोर्स बाज़ार में भी माल नहीं आया होगा। बाज़ार में माल क्यों नहीं आया? बिकॉज उतनी डिमांड ही नहीं थी, इसलिए इन्होंने प्रोडक्शन भी नहीं की। अब प्रोडक्शन भी नहीं हुआ तो कोई माल भी नहीं बिका है, माल भी नहीं बिका है तो इकोनॉमी में भी कुछ ना ही कुछ आया, ना ही इकोनॉमी से कुछ गया। ठीक है, वो जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग सी चीज़ होती है, तो इकोनॉमी में हलचल बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब पूरा का पूरा बिजनेस शांत था, ठंडा पड़ा हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्लोक किया मतलब रजिस्टर किया है। 7 सेक्टर्स ने तो कहा है कि हमने 10 महीने पूरी की पूरी गिरावट ही देखी गई हमारा आउटपुट में। इंक्लूडिंग कौन से थे वो सेक्टर्स? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके जो भी हो गए, कंप्यूटर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि गिरावट आई। फार्माइज आपकी जो भी दवाइयाँ हो गई उस इंडस्ट्री में भी गिरावट देखी। एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर कौन से हैं वो? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत होती है। कौन से हैं वो सेक्टर्स? टेक्सटाइल्स हो गए। टेक्सटाइल्स मतलब जो भी कपड़ा, टेक्सटाइल्स, अपैरल एंड लेदर। अपैरल भी आपके कपड़े हो गए। लेदर इंडस्ट्री जो कि लेदर के प्रोडक्ट से बनाया जाता है चीज़ें। तो इस सभी में इन सभी में क्या होता है? एम्प्लॉयज़, फिजिकली आपको इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत हुई है। लेबर इंटेंसिव या फिर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप नौकरी देते हो लोगों को। नौकरी देते हो तो आप भाई इंसानों को ही नौकरी दोगे ना, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानों की खपत होती है। तो इन सेक्टर्स में भी देखो गिरावट देखी गई। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ा है। जब काम ही नहीं होगा इंडस्ट्रीज़ में तो एम्प्लॉयज़ काम क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी।
सिंपल सी बात है ना। तो देखो कैसे का पूरा आपका सर्कल होता है, सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगर कुछ एक सीधी से नहीं चलता है तो सारी की सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होती जाती हैं, ठीक है। ओके, चलो जी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वीकनिंग ग्लोबल डिमांड मतलब कमज़ोर होती हुई ग्लोबल डिमांड इज़ श्योरली हर्टिंग फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स। फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स का यहाँ पे मतलब होता है जो जो फैक्ट्री ऑर्डर्स लेती है ना, कि हाँ हम आपको इतना ऑर्डर हम ले रहे हैं, इस महीने तक हम आपको सप्लाई कर देंगे, तो वो वीक होता जा रहा है। पूरा का पूरा ग्लोबल मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ ना ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को। इस सेंटेंस का मतलब ये है कहीं पे भी डिमांड नहीं है गुड्स की, ठीक है। कहीं पे भी लोग खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। डिमांड नहीं है मतलब लोग अपना बचत कर रहे हैं, बिकॉज महंगाई बढ़ गई है तो लोग अनावश्यक खर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली हॉकिश। हॉकिश का मतलब होता है जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी है। सॉरी यहाँ पे आपका पेज थोड़ा कट गया है, वो टेक्निकली शायद कुछ हो गया है, ठीक है, पर एडजस्ट कर लो, मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंक्रीजिंगली हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक इन क्रिटिकल मार्केट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स सच एज यूएस। तो देखो क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट मार्केट है, ठीक है, क्रिटिकल मार्केट मतलब इम्पॉर्टेंट मार्केट, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो इम्पॉर्टेंट मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा माल जाता है, एक्सपोर्ट करना मतलब जो हमारे कंट्री से बाहर जाता है, तो इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है यूएस, ठीक है। यूएस में हमारे बहुत ज़्यादा गुड्स, बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो उन्होंने ना, यूएस वालों ने क्या किया है, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी रखी है। तो उन्होंने मतलब वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उन्होंने शायद एक्सपोर्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, ठीक है। बिकॉज़ यार उनकी भी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, ठीक है। तो जब यूएस वालों ने एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगा दिए, मतलब उनके लिए अब माल ख़रीदना महंगा होगा, मतलब उनके उससे क्या होगा, माल ख़रीदना महंगा होगा, मतलब यूएस वाले इंपोर्ट नहीं करेंगे। यूएस वाले इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यूएस वालों को फ़ायदा होगा ना। जब आप किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तब आपका फ़ायदा होता है, पर जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो आपके इकोनॉमी पे नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जाता है ना, आप पे डेट आता जाता है। तो ऐसे यूएस वालों ने ना अपना डेट कम करने के लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए, ताकि ज़्यादा का ज़्यादा माल हम ना ख़रीदें, हमारे ऊपर डेट ना बढ़ता जाए, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एक तो ग्लोबल डिमांड कम होती जा रही है, फिर यूएस ने हॉकिश पॉलिसी कर दी, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी, टैक्सेस बढ़ा दिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये सब चीज़ें ना ऑगर वेल नहीं है, डू नॉट ऑगर वेल। ऑगर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का चीज़ें प्रेडिक्ट करना इज़ ऑगर करना, ठीक है। नॉट वेल मतलब अच्छी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर में अच्छी चीज़ें नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है। एक तो ग्लोबल डिमांड कम हो रही है, फिर ऐसे सब पॉलिसीज़ आ गई, तो फ्यूचर बहुत ही खतरे में लग रहा है, इकोनॉमी सारे के सारी कंट्रीज़ की खतरे में लग रही है। ऑन फ्राइडे के दिन क्या होगा, व्हेन द आईआईपी नंबर्स वेर रिलीज, जैसे कि मैंने कहा आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने रिलीज़ होता है, इस महीने का जब फ्राइडे के दिन रिलीज़ हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइजेस फेल बाय अनदर 1.3%। 1.3% से ऑयल प्राइजेस गिर गए, एज मार्केट एक्सपेक्ट रेट हाइक्स बाय द सेंट्रल बैंक्स। क्यों कम हो गए, बिकॉज मार्केट जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑयल मार्केट एक्सपेक्ट करना मतलब ऐसा सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स ना और हाइक कर देगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर देगा, इसका मतलब क्या है, मतलब आपको अब लोन मिलना ना बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। पहले सपोज़ आपको लोन 5% पे मिल रहा था, अब सेंट्रल बैंक्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की सेंट्रल बैंक इस रेट को और बढ़ा दे, ठीक है। फिर आपको 6% ब्याज भरना पड़ेगा अपने पे। अगर बढ़ाएंगी, सपोज़ 8% कर दिया, तो आपके लोन पे फिर आपको 8% के दर पे आपको अब मिलेगा, तो आपको 8% ब्याज, आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक क्या कर रहेगी, फिर जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोगों के पास पैसा कमाएगा, ब्याज ज़्यादा होगी तो कहेंगे ना भाई हमें पैसे ही नहीं चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहले जो भी होते थे इन्वेस्टर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स, बैंक से लोन उठा के इन्वेस्ट कर देते थे अपने प्रोडक्शन के लिए, फिर जब प्रोडक्शन हो जाता था यहाँ पे बैंक पे अपना
कर्ज़ा चुका देते थे। पर जब ब्याज दर ही महंगी मिलेगी, ब्याज इतना महंगा हो जाएगा, सॉरी लोन इतना महंगा हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स नहीं कहेंगे, पैसा नहीं लेंगे। इन्वेस्टर्स पैसा ही नहीं लेंगे तो पैसा लगाएंगे ही नहीं अपने प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन में पैसा नहीं लगेगा तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो धंधा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स शायद रेट्स को बढ़ा दें, विल हर्ट द डिमांड। तो ये जो रेट्स बढ़ जाएंगे ना सेंट्रल बैंक्स, जब सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ा देगी तो ये डिमांड को हर्ट करेगी, मतलब और ज़्यादा डिमांड कम होगी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना कैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड और ज़्यादा कम होगी। और जब हमारे गुड्स बनेंगे ही नहीं तो हम एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? डिमांड को भी हर्ट करेगा, एक्सपोर्ट्स को भी हर्ट करेगा। ठीक है, ऑफ इक्वल कंसर्न, और एक चिंताजनक बात ये है कि फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स व्हेन दे मेट इन अर्ली अप्रैल वुड बी हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज़ होल्डिंग अप। और एक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी एक कमेटी है जो कि आरबीआई के अंडर काम करती है। तो ये क्या करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? वो एक कमेटी है जो कि फिक्स करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को, एंड वो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर मिलती है। ठीक है, और आपके सारे के सारे डिसीजंस को पब्लिश करती है। ठीक है, मतलब हर एक क्वार्टर के एंड पे मिलती है वो, और जो भी डिसीजन लेती है कि कैसी रहेगी इकोनॉमी, क्या इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, ठीक है, क्या रेपो रेट रहेगा, क्या रिवर्स रेपो रेट रहेगा, वो सब कुछ पब्लिश करती है। ये ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी। ठीक है, तो इस कमेटी के लिए चिंताजनक बात ये होगी कि वो जब आने वाले अप्रैल में मिलेंगे तब कि डोमेस्टिक डिमांड को कैसे होल्ड अप किया जाए। मतलब देखो, अब बाहर से तो हमारा रास्ता बंद हो गया है, सारे के सारे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स नहीं करना हमारे से माल नहीं खरीदना चाहते। जैसे कि हमने देखा यूएस ने भी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, हर एक कंट्री चाहेगा कि हमारे इंपोर्ट्स बिल ना बढ़ें, हम पे डेट ना बढ़ें, तो हमें डोमेस्टिक डिमांड को ही देखना। तो हम अपने ही देश पे प्रोडक्ट्स को बेचें, और वो जो एक साइकिल है ना पैसे आने की, फिर पैसे मार्केट में आएंगे, फिर कंज्यूमर्स परचेज़ करेंगे, तो फिर पैसा मार्केट में एक तरीके से फिर प्रोड्यूसर्स के पास आएगा, फिर ये इनके पास आएगा, फिर कंज्यूमर्स उसको ख़रीदेंगे, फिर उसको जब ख़रीदेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, फिर जब एक्सपेंस करेंगे तो फिर ये ऐसे पूरी की पूरी एक साइकिल फिर से बन जाएगी। तो इससे डोमेस्टिक डिमांड को हम अपने ही देश में कैसे उस साइकिल को बरकरार रखें, ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। ठीक है, ओके, अब लास्ट 2 पैराग्राफ्स जल्दी से करते हैं। 2 एमपीसी मेंबर्स हैड ऑलरेडी फ्लैग्ड कंसर्न्स। फ्लैग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के कहना, बार बार कहना। क्या है चिंताजनक बात उन्होंने कही है कि अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है टर्निंग टू हाई फॉर कंफर्ट, मतलब हमारे कंफर्ट लेवल से बहुत ज़्यादा परे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे कंफर्ट लेवल में इंटरेस्ट रेट्स नहीं है, बहुत ही अनकंफर्टेबल इंटरेस्ट रेट्स हैं। ठीक है, एंड एट इट्स फेब्रुवरी मीटिंग में ही कहा है कि भाई हालत बहुत ही ख़राब है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही हाई हैं, इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और एक ने कहा वन टर्म्ड इंडियाज़ ग्रोथ एज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, और कहा कि जो भी हमने ये देखा ना थोड़ी बहुत कहाँ कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही वीक है। ठीक है, द सिग्नल्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन। कंज्यूमर गुड्स अब क्या होते हैं आपके इन इकोनॉमिक्स में? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आपके क्या होते हैं? दैट डज़ नॉट क्विकली वियर आउट, मतलब जो जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली वन दैट यील्ड्स यूटिलिटी ओवर द टाइम, मतलब जो जिसका यूज़ हम लंबे समय तक कर सकते हैं। एंड बींग कम्प्लीटली एंड रैदर दैन बींग कम्प्लीटली वन, एक ही बार इस्तेमाल करने से वो ख़त्म नहीं हो जाती है, आप उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गए, कार हो गए, आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हो और आप उसे बार बार नहीं खरीदते हो, 4 या 5 साल में कभी कभार एक बार खरीदते हो। तो ऐसे गुड्स पे ना क्या हुआ है, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन नंबर्स में ना जनवरी में जब आईआईपी रिलीज़ हुआ उस इंडेक्स में कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन एंथुजिंग नहीं रही। एंथुजिंग मतलब जो कि आपको इंटरेस्ट दे, जो कि आपको अट्रैक्ट करे, मतलब अट्रैक्टिव नहीं थी, मतलब कम ही रही प्रोडक्शन ऐसे गुड्स में भी। ठीक है,
तो वाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट श्रैंक, और ऐसे गुड्स में ना हमें गिरावट भी दिखी गई शार्पली, बहुत शार्पली, मतलब एकदम से गिरावट भी दिखी गई ईयर ऑन ईयर। अब ईयर ऑन ईयर का आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है। ऑन आपका प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के आजू बाजू जो भी नाउन्स आते हैं ना वो आपके सेम फॉर्म में आएंगे, दैट इज सिंगुलर फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, सेम है ना, देखो यहाँ पे भी ईयर है, यहाँ पे भी ईयर है, तो सेम फॉर्म में आएंगे। ठीक है, सिंगुलर है, ईयर भी सिंगुलर है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी ईयर सिंगुलर है। ठीक है, ये ग्रामर ऑब्जर्व किया आपने, हर बार ऐसा ही आएगा। ठीक है, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, ठीक है, सिंगुलर ही आएगा और सेम फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा ईयर्स ऑन ईयर्स, नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, या फिर एक जगह ईयर्स होगा ईयर्स ऑन ईयर, ऐसा भी नहीं आएगा, वो ग्रामेटिकली गलत होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आउटपुट गिरावट देखी गई हमें फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ। सक्सेसिव मतलब लगातार दूसरे महीने में भी हमें गिरावट देखी गई। इट वाज ऑलमोस्ट 15% बिलो प्री कोविड लेवल्स, मतलब कोविड के पहले जितनी प्रोडक्शन थी ना उससे भी 15% कम हमें उसकी आउटपुट हो गई। ठीक है, सपोज़ कोविड के पहले एक्स होता था, वो 15% कम हो गया, अब x-15 हो गया। कोविड से पहले एक्स था, अब हमारी कोविड से भी हालत जो कोविड के पहले लेवल थी ना उससे भी ख़राब हो गई है। ठीक है, ऑल्दो हमने कोविड से हम थोड़ा आगे आ गए हैं पर फिर भी अभी भी हालत ख़राब है। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन, अब आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए, जो कि जल्दी जल्दी से आप परचेज़ करते हो। ठीक है, जिनका कंजम्पशन जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिनका लाइफ स्पैन कुछ मिनट्स के लिए रहता है, अप टू 3 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में आ गया है। तो आप ऐसा समझिए लाइक आपका फूड हो गया, बेवरेज हो गया, क्लॉथिंग हो गया। अब क्लॉथिंग, कपड़े कितना पहनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने तक। ठीक है, शूज़ हो गए 2, 4, 5 महीने तक पहनोगे। ठीक है, जो मतलब जो आपको जल्दी जल्दी ख़रीदना पड़ते हैं उनकी कंजम्पशन ना ग्रो हुई है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखी है। ठीक है, तो उसकी कंजम्पशन मतलब उसकी खपत हमें दिखी है, लोग थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे गुड्स को, और उसका कंजम्पशन 6.2% से बढ़ी है। पर वो भी स्लो ग्रोथ है, स्लोएस्ट पेस इन 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में वो भी कम ही रही है। ठीक है, विद द टोटल आउटपुट दिस ईयर स्टिल बिलो 2021-2022 लेवल्स। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, फिर भी हमें ना इस ईयर का जो टोटल आउटपुट होगा वो कम ही होगा। किससे कम होगा, 2021 टू 2022 में जितना था ना उससे भी इस साल कम ही होगा, चाहे कितनी कहीं पे भी हमें थोड़ी बहुत जगह पे बढ़ोतरी दिखी है, पर फिर भी जब हम टोटल आउटपुट को देखेंगे, टोटल प्रोडक्शन मतलब हमारे देश में कम ही हुआ रहेगा इस ईयर से कंपैरिजन में। ठीक है, अ के शेप्ड रिकवरी में बी ऑफिशियली डिनाइड, मतलब के शेप रिकवरी ऑफिशियली नहीं है, मतलब ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है कि हमारी रिकवरी के शेप हो रही है। देखो अब के शेप रिकवरी क्या होती है, अ के शेप रिकवरी इज़ व्हेन वन सेक्टर इन द इकोनॉमी रीबाउंड्स मतलब फिर से रिवाइव करता है, फिर से अच्छी स्थिति पे आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमी में एक सेक्टर अच्छे पोजीशन पे अच्छी स्थिति में आ जाता है रेसेशन के बाद। ठीक है, फ्रॉम अ रेसेशन मतलब रेसेशन से बाहर आ जाता है, वो रेसेशन से उभर जाता है, मतलब उस सेक्टर में चीज़ें अच्छी चलती हैं, प्रोडक्शन अच्छा होता है, सेल्स अच्छी होती है, कंजम्पशन अच्छा होता है, एंड अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यूज़ टू डिक्लाइन ड्यूरिंग अ रेसेशन। और वहीं तभी ही एक सेक्टर तो बढ़ता है पर दूसरा सेक्टर गिरते ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है, कंटिन्यू वो गिरता ही रहता है। तो एक तरफ एक सेक्टर बढ़ता है, दूसरा तरफ कंटिन्यू दूसरा सेक्टर गिरता ही चला जाता है, बढ़ने की बजाय वो और गिरता चला जाता है। ऐसे रिकवरी को हम कहते हैं के शेप रिकवरी। तो ऑथर ने यहाँ पे क्यों कहा है कि ऐसा ऑफिशियली हम डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज देखो शुरुआती कुछ पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा कि कहीं कहीं जगहों पे हमें थोड़ा ज़्यादा भी दिखा कि इन सेक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में बढ़ोतरी दिखी, फिर हमने देखा कि अपैरल्स में बहुत ज़्यादा स्लैश आ गया, बहुत ज़्यादा कटौती हो गई, फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारे गिरावट देखी गई, फार्मा सेक्टर में भी गिरावट देखी गई। तो देखो के शेप रिकवरी टाइप हमने जब इसका मीनिंग पढ़ा कि के शेप रिकवरी होता है एक बढ़ना एक सेक्टर घटना, तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि हमारे इंडिया में भी के शेप रिकवरी चल रहा है, कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है,
तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अभी हमारे देश में वो फेज़ नहीं आया है के शेप रिकवरी वाला, मतलब इन शॉर्ट अभी भी हम कहीं ना कहीं रेसेशन से थोड़ा परे हैं, ठीक है। पर इंडस्ट्री इज़ पॉइंटिंग टू अ स्लोअर रीबाउंड मतलब फिर से रिवाइव करना, फिर से पटरी पे आना। पर इंडस्ट्रीज़ ना क्या दिखा रही हैं, बहुत धीरे धीरे पटरी पे आएंगी, मतलब बहुत धीरे धीरे रिकवरी करेंगी। कहाँ पे, इन लोअर इनकम, मतलब जहाँ पे कम इनकम है, एंड रूरल सेगमेंट्स, और जहाँ पे रूरल लोग हैं ना, मतलब गांव में, और जिन लोगों की इनकम कम है ना, वो धीरे धीरे ही रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कोविड के बाद से जो नुकसान हुआ, वॉर के वजह से जो भी नुकसान हुआ इकोनॉमी पे, जब इकोनॉमी पे नुकसान हुआ तो लोगों की भी परिस्थिति ख़राब हो गई होगी। तो ऐसे लोगों को ना फिर से रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कौन से, लोअर इनकम और रूरल जो गांव के लोग हैं ना, उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। ऑल इज़ नॉट वेल, ठीक है। मतलब हमारे देश में अभी भी सब कुछ सही सही नहीं चल रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ स्थिर नहीं है अभी भी, ठीक है। ओके, सो ये आपका हिंदी में आर्टिकल है। देखो अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। तो आपका आज का टोन क्या रहा है? सो आज का आपके आर्टिकल का टोन है पेसिमिस्टिक, ठीक है। हम कहेंगे पेसिमिस्टिक इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। ऑप्टिमिस्टिक कब होता है? जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है, तब आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है। और क्रिटिकल टोन हम कब कहते हैं? जब ऑथर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आप ना ये सब चीज़ें गलत कर रहे हो। तो ना ही आज के दिन ऑथर ने अच्छी चीज़ें कही हैं, ना ही ऑथर ने किसी की बुराई की है कि भाई आप ये सब चीज़ें गलत कर रहे हो, गवर्नमेंट आप ये सब चीज़, नहीं, इससे भी नहीं कहा है। ऑथर ने तो बस ऐसा अनुमान लगाया कि आगे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। हम किसी भी इंसान को कहते हैं ना कि भाई इतना पेसिमिस्टिक मत बनो, इतनी बुरी चीज़ें मत सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। हम कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिकली सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, पेसिमिस्टिक मत बनो, नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, बुरा मत सोचो, ठीक है। बुरे सोचने को पेसिमिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ें ही कही ना, कि भाई देखो लास्ट में भी ऑथर ने कहा ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है हमारे देश पे। तो ऑथर पेसिमिस्टिक हैं आज, ठीक है। ऑथर के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं और आने वाले दिनों में चीज़ें सही नहीं रहेंगी, ऑथर ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की आपकी टोन पेसिमिस्टिक रही, ठीक है। आपको एक ऐसे भी लिखना होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा किस पे ऐसे लिखना है। ऐसे ऑन द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिख रही है, कहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। वोकैबलरी टेस्ट पे हम आ जाते हैं। इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे इन सभी वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको बताने की, अच्छे से समझाने की। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है। इनफैक्ट सारे के सारे आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एडिटोरियल हेल्पफुल होगा, ठीक है। उनका भी जनरल नॉलेज बढ़ेगा कि भाई हमारे कंट्री में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर मैटर क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट ना सबके लिए अप्लाई होगा, तो बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स एज वेल, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है भाई। देखो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, आपके लिए तो सब सारी चीज़ें फ्री हैं ना, तो क्यों कंजूसी दिखाते हो यार। लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को, इतनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ। हिंदी में भी आपका पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने ट्रांसलेट करके रखा है, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए लाइक करने में, शेयर करने में, ठीक है। सो नाउ आई विल बी रैपिंग अप, I will be wrapping it. So until we meet next time, bye bye everyone and take care.